ऐसा शख्स कौन? तो एक तरफ आपके हक और अधिकार के लड़ने वाले लोग हैं, दूसरे तरफ धर्म के नाम से लड़ाने वाले लोग हैं। गौ माता की जयकारा करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सड़कों में, उत्तर प्रदेश के गांव के गलियों में किस प्रकार से गौ माता खुले में घूम रही है, उसे आप सब देख रहे हैं। गौ माता की कभी सेवा नहीं किए, लेकिन उसके नाम से वोट जरूर मांगेंगे। लेकिन आप चलिए छत्तीसगढ़ देखिए, गौ माता की सेवा हम कैसे कर रहे हैं। 2 रुपया किलो में गोबर खरीद रहे हैं, 2 रुपया किलो में गोबर, उसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर को बिजली बनाना भी शुरू कर दिया हमने। तो आपसे बहुत ज्यादा और न कहते हुए प्रियंका जी को आप सुनना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में किसान, आदिवासी, दलितों के हक में, महिलाओं के हक में जो फैसला हुआ है, नौजवानों के हक में फैसला हुआ है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में जब यहां चुनाव होगा तो निश्चित रूप से आप सब उत्तर देंगे, और उत्तर होगा प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। किसानों के, दलितों के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के हक में फैसले होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे ध्यान से सुना, वक्त ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहते हुए आप सबको हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बोले बाबा विश्वनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा की। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भूपेश बघेल जी। मैं अभी सभी वरिष्ठ नेताओं से मैं क्षमा चाहता हूं, तिवारी जी से, इमरान प्रतापगढ़ी जी से, पुनिया जी से, खुर्शी जी से, कि हम सब लोग यहाँ पे जिसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार को खाड़ फेंकने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये नवरात्र का पर्व है, एक नारी शक्ति मां दुर्गा के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुई है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय प्रियंका गांधी जी को हम सबको संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। इसके बाद जो है बहुत ही सम्मान के साथ इमरान जी जो है आभार प्रदर्शन करेंगे और उनके नब्ज भी सुनेंगे। प्रियंका गांधी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। मैं व्रत हूं, तो मैं मां की स्तुति से शुरू करना चाहती हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं उपस्थित सभी नेतागण को यहाँ पे मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। श्री भूपेश बघेल जी, श्री अजय कुमार लल्लू जी, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, श्री दीपेंद्र हुडा जी, श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री सलमान खुर्शीद जी, श्री पीएल पुनिया जी, राजेश मिश्रा जी, अजय राय जी, श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी, प्रदीप माथुर जी, विवेक बंसल जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, दीपक सिंह एमएलसी जी, जितेंद्र सिंह एक्सएमपी, कमल किशोर कमांडो जी, किशोरीलाल शर्मा जी, मोहम्मद मुकीम जी, नदीम जावेद जी, राकेश सचान जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, सोहेल अंसारी जी, जफर अली नकवी जी, पंकज मलिक जी, ब्रिजलाल खाबरी जी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी, उपस्थित
प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के पदाधिकारी, फ्रंटल विभाग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सभी जिला शहर अध्यक्ष, युवा, किसान, महिला और मीडिया के मेरे साथी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। जैसे मैंने कहा, नवरात्रि चल रही है। इस समय मुझे उचित लगा कि मैं आपसे अपनी दिल की बात कहूं। जो सच्चाई मैंने उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से देखी है, जब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, वो सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शुरू में जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो एक घटना हुई यहाँ से कुछ ही दूर सोनभद्र में। इस घटना में 13 आदिवासी खेत में काम कर रहे थे। जब पुलिस प्रशासन की सहमति से कुछ लोग उनकी जमीन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आए, ट्रैक्टर, जीप लेके आए और उन्होंने मारपीट की, गोली चलाई और 13 आदिवासियों को शहीद किया। सोनभद्र में नरसंहार हुआ। जब मैं उनसे मिलने गई तो मेरे मन में एक बात बहुत स्पष्ट मुझे लगी। जिस परिवार के पास मैं जा रही थी, वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी सरकार का, हमें न्याय चाहिए। लेकिन दीदी, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। उसके उनके पिताजी ने मुझसे कहा कि उनको घर के बाहर निकालकर उन्हें पीटा गया था, उनके बच्चों को धमकाया गया था, उनकी 9 साल की एक पोती को धमकाया गया था, लेकिन उनको न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। वे सिर्फ न्याय चाहते थे, लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं थी उन्हें। उन मामलों में भी भाजपा के एक पूर्व विधायक, भाजपा के एक प्रधान के बेटे, भाजपा के एक कार्यकर्ता, तीनों मामलों में वे इन्वॉल्व थे। उसके बाद कोरोना हुआ। कोरोना के समय जहां से रिपोर्ट आई, वहां से वही रिपोर्ट आई कि जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार मदद के बजाय आक्रामक हो गई है। जो भी सुविधाएं थी, अगर कोई कहता था कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल ने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो सरकार उन पर आक्रमण कर रही थी। उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार संकट के समय उनकी मदद करेगी। उसके बाद हाथरस का हादसा हुआ, जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी, हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। आज लखीमपुर खेरी में जो हुआ, पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए।
लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। कभी भी इस देश और इस दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये आजादी किसने दी? जिस आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आजादी हमें किसने दी है? ये आजादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। इस देश को किसान ने सींचा है, किसान का बेटा हमारी सीमाओं पर खड़ा है आज भी। ये किसान के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं पे इस देश की आजादी को निर्भर रख रहे हैं। ये देश क्या है? ये देश एक आस्था है, एक उम्मीद है। इसी न्याय की उम्मीद पर इस देश को आज़ादी मिली। जब महात्मा गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए गए तो उनके दिल में ये था कि मेरी जनता को, मेरे लोगों को, मेरे देश के किसानों, दलितों, मेरे देश की महिलाओं को, देश के गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय पर हमारा संविधान आधारित है, लेकिन इस देश में न्याय की उम्मीद सब छोड़ चुके हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब लखीमपुर खेरी में मैं शहीद नक्षत्र सिंह जी के घर गई, उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा सीमा सुरक्षा बल में दाखिल हुआ है। जब मैं अगले परिवार से मिलने गई तो मुझे बताया गया कि उनके तमाम भाई बहन सेना में देश की सुरक्षा करते हैं। जब मैं रमन कश्यप पत्रकार के घर गई, मुझे बताया गया कि उनको काम करते करते मारा गया, उनको जीप के नीचे कुचला गया क्योंकि वो वीडियो ले रहे थे, सच्चाई दिखाना चाह रहे थे। सारे परिवारों ने यही कहा कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अगर हमारे देश में कोई कुचला जाता है, किसी के प्रति हिंसा होती है, किसी पर अत्याचार होता है और उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो किसके पास जाएगा? अगर सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं, सभी अपनी पीठ मोड़ देते हैं उनकी तरफ, तो किसके पास जाए जनता और क्या करे? आप जानते हैं कि किसान ने 9-10 महीनों से
एक आंदोलन जारी रखा है। 300 दिन से अधिक ये आंदोलन चला है। इसमें 600 से अधिक किसान शहीद हुए हैं। क्यों कर रहे हैं ये आंदोलन? ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये सरकार के जो 3 कानून हैं, उनके जरिए उनकी आमदनी, उनके खेत, उनके फसल सब इस सरकार के खरबपति मित्रों के पास जाने वाली है, उनके कब्जे में होने वाली है। मोदी जी के अरबपति मित्रों ने पिछले साल हिमाचल से सेब 88 रुपए किलो में खरीदा था। इस साल वही सेब 72 रुपए किलो में खरीद रहे हैं और सबकी मजबूरी हो गई है कि वो सेब का दाम घटाएं। किसान की लागत बढ़ गई है, क्योंकि फसल की कीमत तय करने का फैसला अब खरबपति कर रहे हैं। इसीलिए मनचाहे ढंग से कीमत घटा दी गई। ये स्थिति पूरे देश में होगी। जब इनके कानून लागू होंगे तो आपकी खेती, आपके फसल सब आपसे छीना जाएगा। मोदी जी ने जो आंदोलन कर रहे थे उन किसानों के बारे में क्या कहा? उन्हें आंदोलन जीवी कहा, आतंकी कहा। योगी जी ने उपद्रवी कहा, धमकाने की कोशिश की। इसी गृह राज्य मंत्री ने धमकाकर कहा कि मैं 2 मिनट में तुम्हें सबक सिखा दूंगा। आंदोलन करने की कोशिश की तो 2 मिनट में सबक सिखा दूंगा। दुनिया के कोने कोने तक हमारे प्रधानमंत्री घूम सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, देश देश में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अपने किसानों से बात करने के लिए अपने घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं जा सकते। अपने आप को गंगा पुत्र कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने गंगा मैया के आशीर्वाद से खेतों में फसल लहलहाने वाले करोड़ों गंगा पुत्रों का अपमान किया है। उनकी पूरी आमदनी, उनकी खेती, उनके फसल अपने खरबपति मित्रों को देने की साजिश की है। क्या वो जानते हैं कि आपके प्रदेश में किसान कितनी समस्याओं से जूझ रहा है? क्या वो जानते हैं कि आवारा पशु की कितनी बड़ी समस्या है यहाँ? क्या रात को आपकी सड़कों पे उन्होंने चल के देखा है कि हर किलोमीटर, हर आधे किलोमीटर पे आवारा पशु बैठे हुए हैं? मैंने देखा है, मैंने देखा है। किसानों की बिजली के दाम 3 बार बढ़ा चुके हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी ने देखा है कि आपको कितने बड़े बड़े बिल मिल रहे हैं? कि जब आपको बिजली नहीं मिल रही है फिर भी आपको बिजली के बिल मिल रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने देखा है, कुछ कहा है इसके बारे में? प्रदेश का हर परिवार त्रस्त है, दुखी है। धान और गेहूं का दाम नहीं मिलता, यूरिया खाद बेहद महंगा हो गया है, जीएसटी, खेती के जो खेती में काम करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पर भी जीएसटी लगा रखी है। 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल, 900 रुपए में रसोई का गैस, 1000 आज 1000 रुपए में रसोई का गैस। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। कोयला खत्म हो रहा है।
बेरोजगारी चरम पे है। जहां जहां जाओ बेरोजगार युवा मिलते हैं। परसों मैं लखनऊ की एक बस्ती में गई। मैं इसलिए गई थी क्योंकि योगी जी ने एक ऐसे शब्द इस्तेमाल किए सफाई कर्मचारियों के प्रति, मेरी बहनों के प्रति, जो रोज सुबह अपने घर में झाड़ू मारती हैं, जो सफाई करते हैं, हमारे देश, हमारी शहरों को साफ रखते हैं, उनके प्रति उन्होंने अब शब्द कहे। तो मैं एक बस्ती में गई वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए और उन सब से बात करने के लिए जो इस काम को अपनी आमदनी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। उन सब ने मुझे बताया, मैं घर गई, घर गई, एक घर से दूसरे घर गई, हर घर में मुझे बताया, अपने युवा बच्चे मेरे सामने लाए। किसी ने एमए किया था, किसी ने बीए किया था, किसी ने आईटीआई किया था, किसी के पास नौकरी नहीं थी, किसी एक का रोजगार नहीं था। और जो रोजगार कर रहे थे, जो सफाई कर्मचारी थे, उनका वेतन महीनों से नहीं बढ़ाया गया था। दुखी है जनता, त्रस्त है, नाराज भी है और नाराज होना चाहिए, क्योंकि जिस समय आप इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, उसी समय प्रधानमंत्री जी के खरबपति मित्र करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिन में कमाते हैं और आपकी आमदनी एकदम बंद है। कोरोना के समय तमाम छोटे बिजनेस, छोटे व्यापारी, तमाम लोगों को अपने काम बंद करने पड़े, अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी, अपने व्यापार बंद करने पड़े। क्या सरकार ने कोई राहत दी? कोई राहत नहीं मिली, सिर्फ आपको प्रताड़ित किया। कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी कुछ और। सब देशों में, इस पूरी दुनिया में सब देशों में जहां